हेलो एवरीवन। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम बेसिकली हमने क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप निकालने वाले हैं कि जो आपके नियरेस्ट जो एक दूसरे के पड़ोसी एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस का रिलेशन किसके साथ, इनके रेडियस के साथ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक जो आपका यूनिट सेल है वो कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, आपके क्यूब के कॉर्नर्स में लगे होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दो पड़ोसियों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले हैं। इन दोनों पड़ोसियों के डिस्टेंस का रिलेशनशिप किसके साथ, इसके रेडियस के साथ। तो हम देख सकते हैं जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। लेट अस सपोज दैट दो एटम्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया a। ठीक है, इस तरह का हमारा एक यूनिट सेल है। तो लेट अस सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपका, वो हमने मान लिया है a। तो देखा जाए तो जो डिस्टेंस होगा दो नेबरिंग एटम्स का d, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है, वो हमने कितना मान लिया, उसकी वैल्यू कितनी मान ली हमने, a मान ली। तो अगर हम इस डिस्टेंस का रिलेशन निकालना है हमने किसके साथ, इसके रेडियस के साथ। ओके, तो अगर देखा जाए जो ये दो एटम्स हैं ये कुछ इस तरह से अरेंज है आपस में, इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम a मानते हैं, तो अगर हमने इसका रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं रेडियस निकालूं तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का हाफ, क्योंकि ये जो दो एटम्स है ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इस तरह से ये दो एटम्स क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से ये दो एटम्स क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया है a। इस डिस्टेंस को हमने माना है a। तो अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ, अगर मैं इतने की बात करूँ तो रेडियस कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है जी। तो अगर मैं देखूँ तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2। तो ये रिलेशनशिप है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। बट नेक्स्ट है हमारा FCC। तो अगर मैं FCC के लिए बात करूं तो बेसिकली FCC में क्या होगा, जो आपके एटम्स है वो कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, साथ में कहाँ होंगे, फेसेस में भी होंगे, साथ में कहाँ होंगे, फेस में भी होंगे। फेसेस का मतलब है इधर। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक चीज़ कि जो ये वाला एटम है, ये मान लो एक एटम ये है, एक एटम ये है, और ये वाला एटम कहाँ लगा हुआ है, आपका फेस में लगा हुआ है। कहाँ पे लगा है, फेस में। तो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस हमने ऑलरेडी मान रखा है, कितना है, a हो गया। दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस BC मान लो कितना है, आपका a है। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे इस वाली लाइन में, इस सीध में क्या आ रहे हैं, 3 एटम्स आ रहे हैं। एक ये वाला एटम, एक जो आपका फेस में लगा हुआ है, एक जो आपका कहाँ पे लगा हुआ है, कॉर्नर में लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली ये जो डिस्टेंस है AC, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो आपका ये AC डिस्टेंस है, हमने क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका फेस वाला एटम, ये हो गया आपका सेंटर एटम। तो अगर मैं देखूँ जो ये वाला डिस्टेंस है, इसको मैंने बोल दिया AC। इसको क्या मैंने बोल दिया, AC। तो हमने क्या माना है कि जो दो एटम्स का है, जो दो एटम्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D। जो दो एटम्स हैं ये और ये, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, D। और जो टोटल है तीनों एटम्स, इनका डिस्टेंस कितना है, AC। तो जो D है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AC/2। मतलब ये क्या है, AC का हाफ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तभी हमारे को किसकी वैल्यू मिलेगी, D की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरह से। तो राइट एंगल ट्राइंगल लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और AB + BC²। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू आ गई a², इसकी वैल्यू आ गई a²। तो AC कितना आ गया आपका, 2a²। तो AC की वैल्यू अगर निकालना है कितनी आ जाएगी, √2a, √2a। तो यहीं से अगर मैं किसकी वैल्यू, इसको पुट कर लूँ यहाँ पे, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a/2। तो अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2/2 2 से गया 2, तो ये क्या बन जाएगा, a/2। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई, D का मतलब है दो नियरेस्ट नेबर एटम्स का डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, रेडियस की वैल्यू, क्योंकि हम रिलेशनशिप किस किस के बीच देख रहे हैं, डिस्टेंस और रेडियस के बीच में। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, a/2 √2।
2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई। वैसे आप BCC के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो BCC के लिए अगर देखें तो रेडियस की वैल्यू आती है √3/4a। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आपके न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो डेरिवेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो आपका फॉर्मूला है उसको याद रख सकते हो। वैसे मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आप किस तरह से इसको डिराइव कर सकते हो या इसको किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टंगस्टन क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोल रहा है कि जो टंगस्टन है, टंगस्टन crystallizes in body centered unit cell if edge of unit cell is, if edge of unit cell का जो एज है वो दे रखा है 316.5 पिकोमीटर। तो आपको पूछा है व्हाट इज रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम। ओके, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर देखे जाए तो यूनिट सेल किसकी बात हो रही है, BCC यूनिट सेल की बात हो रही है। तो हमको रिलेशनशिप पता है, जैसे हमने अभी लिखा था R = √3a/4। तो ये आपका सिंपल रिलेशनशिप है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे को एज जो है आपका, उसकी एज जो है यूनिट सेल का, उसकी वैल्यू दे रखी है इतनी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। मतलब ए की वैल्यू दे रखी है 316.5 पिकोमीटर। तो हमने सीधे किसकी वैल्यू निकालनी है, रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको क्या कर देंगे, सीधे यहीं पर पुट कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, और इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 137.04 पिकोमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बोर्ड में, 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, दैट इज आपके वॉइड्स। ओके, तो बेसिकली वॉइड या इसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट भी बोला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट। तो बेसिकली वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह से जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी पैकिंग करते हैं। तो जो भी उन पार्टिकल्स के बीच वेकेंट स्पेस रह जाता है, खाली जगह रह जाती है, उसको बोला जाता है वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी क्या रह जाता है, वेकेंट पार्ट रह जाता है। ठीक है, बिटवीन द एटम्स या बिटवीन द पार्टिकल्स, उसको क्या बोला जाता है, वॉइड बोला जाता है या इंटरस्टिशियल साइट बोली जाती है। तो मान लीजिए 3 तरह के होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो ये 3 एटम्स हैं, कोई लटाइस बना रहे हैं। तो ये जो 3 एटम्स है ये क्या है, ट्रायंगल की शेप में अरेंज है। तो अगर देखा जाए तो जब ये ट्रायंगल की शेप में अरेंज होंगे तो बीच में क्या बच जाएगा, इनके एक वेकेंट स्पेस बच जाएगा। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो इस तरह का जो वेकेंट स्पेस है जो 3 एटम से मिलकर बनता है उसको बोला जाता है ट्रायंगुलर वॉइड। 3 एटम्स इस तरह से आपके अरेंज होंगे या पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होंगे, तो जो एक खाली जगह बीच में बच जाएगी इसको क्या बोला जाता है, वॉइड। तो स्पेसिफिक नाम बोले तो ट्रायंगुलर वॉइड, क्योंकि इसकी शेप क्या है, ट्रायंगल की शेप है। एक दूसरी तरह का जो हमारा वॉइड है वो बनता है जिसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है वेकेंट स्पेस बिटवीन 4 स्पीयर्स मान सकते हैं, क्योंकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स को क्या माना जाता है, यहाँ पे स्फीयर शेप में माना जाता है। वेकेंट स्पेस बिटवीन 4 स्पीयर्स, उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है जी, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, ये हो गया आपके 3 एटम्स जो आपस में अरेंज्ड है। ठीक है, इसके ऊपर जब हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स की पैकिंग करेंगे, तो ये मैंने चौथा एटम इसमें डाल दिया। तो जो भी इनके बीच के बचेगा, ये वाला वेकेंट स्पेस बचेगा, वेकेंट स्पेस जो इनके बीच बचेगा उसको क्या बोला जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाएगा। ठीक है, जो भी 4 स्पीयर के बीच, 1 2 3, ये 3 स्पीयर हो गए, चौथा स्पीयर आ रहा है इसके ऊपर से। तो जो बीच में जगह बचेगी, जो 4 स्पीयर के बीच में जगह बचेगी, उनको क्या बोला जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नाम दिया जाएगा।
ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, 3 स्फीयर हो गए आपके और एक स्फीयर कहाँ आएगा, इसके ऊपर। तो जो भी क्या बचेगी इनके बीच, ये बीच में खाली जगह बचेगी, जो भी इनके बीच क्या बचेगी, ये खाली जगह बचेगी, इसको क्या बोला जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसे बनते हैं, हमारे दो ट्राइंगुलर वॉइड्स से, दो ट्राइंगुलर वॉइड से मिलके हमारे पास क्या बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, वेकेंट स्पेस बिटवीन 6 स्फीयर्स, जो 6 स्फीयर के बीच का क्या होगा, खाली जगह होगी, उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाएगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड में जो बीच में खाली जगह बनती है वो 4 स्फीयर्स के बीच बनती है, इसलिए जो भी उस जगह को भरेगा उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उस कितना होगा, 4। वेयर एज यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 6। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, जब आपके दो ऑपोजिट ट्राइंगुलर वॉइड्स, देखो ये वाला ट्राइंगुलर वॉइड अगर हम देखें, इसकी डायरेक्शन है नीचे के लिए, इसकी डायरेक्शन है नीचे के लिए। अगर हम क्या करें, इसके ऊपर एक और ट्राइंगुलर वॉइड बनाएं, इसके ऊपर क्या करें, एक और ट्राइंगुलर वॉइड बनाएं। ये देखो इसकी जो डायरेक्शन है ये कैसा है, अपर ट्राइंगुलर, और ये कैसा है, लोअर ट्राइंगुलर। मतलब एक अपर ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा है, एक लोअर ट्राइंगुलर वॉइड। तो जो ये अपर और दो ऑपोजिट ट्राइंगुलर वॉइड की वजह से एक वॉइड बनता है, जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, 6 स्फीयर होते हैं, उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसको क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, क्रिस्टल की पैकिंग्स इस तरह से हमने करनी होती है कि जो आपका वॉइड है या जो वेकेंट स्पेस है वो क्या बचे, बहुत कम बचे। ठीक है जी, ओके। तो अब एक इनके बीच का रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, वॉइड्स का क्वेश्चन अगर देखा जाए कि कोई भी यूनिट सेल है आपका या कोई भी आपका क्रिस्टल बन रहा है, उसमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, उसको निकालने का सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, मान लो कोई भी आपका एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल में मान लो कितने एटम्स है, n एटम्स। एक यूनिट सेल है जिसमें आपके पास कितने एटम्स हैं, n एटम्स दे रखे हैं। तो उसमें अगर हमने कैलकुलेट करना है कि उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, तो वो कैसे निकल जाएगा, 2n से। वो कैसे निकल जाएगा, 2n से। वेयर एज अगर पूछा जाएगा कि उसमें कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, तो वो कैसे निकलेगा, n से। सिंपल। एक एग्जांपल करते हैं। मान लो आपको क्या दे रखा है, एक FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल। तो हमने कल ही कैलकुलेट किया था, FCC के एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स। तो अगर आपको निकालने को आएगा इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, तो टेट्राहेड्रल कैसे निकल जाएंगे, 2n। तो 2 × 4 कितना हो गया, 8। तो FCC की एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर बात की जाए ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, खाली 4। ठीक है जी। तो अगर टोटल वॉइड्स निकालने हो टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल, तो वो कितने हो जाएंगे, 8 + 4 कितना आ गया, 12। तो इस तरह से हम किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट सेल में आपके कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है, कितने आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। तो इस सिंपल फॉर्मूले से हम उसको पता कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इज पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है जी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि टोटल स्पेस जितना अवेलेबल है, उस टोटल स्पेस में से कितना स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है, कि जो हमारे पास टोटल स्पेस प्रेजेंट है उसकी कितनी परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, कि टोटल स्पेस जितना हमारे पास अवेलेबल है उन स्पेस में से पार्टिकल्स कितनी परसेंटेज जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। उसको बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो अगर बात की जाए पैकिंग एफिशिएंसी की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, 74%, सबसे ज़्यादा। और अगर मैं बात करूं FCC की या CCP की, ठीक है, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो भी कितनी होती है, 74%। अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 68%। ठीक है जी। और अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं,
ठीक है, सिंपल की उसकी होती है 52.4%। तो यहां से आपको क्या किया जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पूछा जाएगा कि एचसीपी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, या क्या पूछा जाएगा वेकेंट स्पेस कितना है, वेकेंट स्पेस। ओके, तो अगर देखा जाए इतना अगर आपका स्पेस भरा जा रहा है, तो अगर मैं बात करूं वेकेंट स्पेस कितना रहेगा, तो वेकेंट स्पेस का मतलब है अगर 74% जगह भरी जा रही है तो खाली कितनी होगी 26%, यहाँ पे भी खाली कितनी होगी 26%, और बीसीसी में बात करूं तो खाली कितनी जगह होगी 32%। और सिंपल में अगर मैं बात करूं, अगर मैं किस में बात करूं, सिंपल यूनिट सेल में बात करूं तो खाली कितनी जगह होगी 100 माइनस 52.4, तो ये आ जाएगा आपका 48.6%, नहीं सॉरी 47.6%। ठीक है जी। तो जो आपका एक नंबर का क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, तो या तो डायरेक्ट आपको यहीं से पूछा जाएगा कि व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी, या पूछा जाएगा व्हाट परसेंटेज ऑफ एचसीपी इज वेकेंट। ठीक है, तो यहां से आप एक नंबर का क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में रिपीट होता रहता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर तो पूछोगा पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा किस में आती है, परसेंटेज में, किस में आती है, परसेंटेज में। बट अगर पूछोगा पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा किस में आता है, फ्रैक्शन में। पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा किस में आता है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, एचसीपी पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0.74, बीसीसी में कितना हो जाएगा 0.68। ये डिफरेंस है, इसको आपने ध्यान में रखना है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है फ्रैक्शनल वैल्यू, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है परसेंटेज में उसकी वैल्यू। तो यहां से आपका बार बार एक नंबर का क्वेश्चन रिपीट होता है, रिपीट होता है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रेडियस रेशो, रेडियस रेशो। तो रेडियस रेशो से आपका कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रेडियस रेशो से हमेशा एक ही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का, तो उसको यो बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, ओके। तो रेडियस रेशो बेसिकली हमको क्या बताता है, रेडियस रेशो हमको बताता है कि कोई भी जो क्रिस्टल है, कोई भी जो क्रिस्टल है उसमें कौन सा वॉइड भरा जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरा जाएगा या टेट्राहेड्रल वॉइड भरा जाएगा। रेडियस रेशियो से हमारे को पता लगता है कि किसी भी जो आपका क्रिस्टल है, कोई भी आपका जो यूनिट सेल है, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भरा जाएगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरा जाएगा। तो रेडियस रेशियो कैसे निकाला जाता है, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। और यहां से हमारे को किसका पता लगता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का पता भी लगता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जो एक एटम है उसको और कितने एटम टच कर रहे हैं, मतलब एक जो एटम है उसके कितने और पड़ोसी हैं उसके चारों तरफ अरेंज है। ठीक है जी। तो रेडियस रेशियो बेसिकली एक चार्ट है जिसको हमने याद रखना है। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है 0.155 से आपका 0.225 के बीच, 225 के बीच, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका वो कितना होगा, 2 होगा। और जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एग्जांपल हो गया आपका B2O3, इसका एग्जांपल हो गया आपका B2O3। अच्छा, अगर किस रेंज में आए 0.225 से 0.414, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है जी। इसका एग्जांपल हो गया जिंक सल्फाइड ZnS। अगर होगा 0.414 से 0.732, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया NaCl आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया 0.732 से कहाँ तक 1 के बीच, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, तो इसमें होगा आपका क्यूबिक अरेंजमेंट, क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर 8, तो इसका एग्जांपल हो गया CsCl, सीजियम क्लोराइड। तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में कौन सा वॉइड भरा जा रहा है, और किसी भी क्रिस्टल में किसी भी एटम का या किसी भी पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका यही है 1, 2 एंड 3। ज़्यादातर इजी से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में रिपीट होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव दे रखा है आपको 95 पिकोमीटर, और एंड दैट ऑफ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव का आपको दे रखा है 181 पिकोमीटर, तो आपने बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है।
आपने बताना है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियस रेशियो निकालते हैं, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू है वो आती है 0.524, 0.524। तो अगर देखा जाए ये कहाँ आ रहा है, इस वाली रेंज में आ रहा है। ये क्या आ रहा है, इस वाली रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6। मतलब एक Na पॉजिटिव के चारों तरफ कितने Cl होंगे, 6 Cl नेगेटिव, और एक Cl नेगेटिव के चारों तरफ कितने Na पॉजिटिव होंगे, 6 Na पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो अगर आपका Cl नेगेटिव क्या करता है, लैटाइस बनाता है। Cl नेगेटिव क्या करता है, लैटाइस बनाता है, क्योंकि जब भी कोई लैटाइस बनता है उसमें दो तरह के वॉइड होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर मान लो Cl नेगेटिव क्या कर रहा है, आपका लैटाइस बना रहा है, लैटाइस मान लो FCC लैटाइस बना रहा है। कौन सा लैटाइस बना रहा है, FCC। मतलब जो Cl नेगेटिव है वो क्या है, आपके कॉर्नर में भी लगे हुए हैं और फेसेस में भी लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होंगे, दो तरह के वॉइड होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वेयर एज जो Na पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है, कोई वॉइड भर रहा है। अब हमारे को पता लगाना है कि Na पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड भर रहा है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड भर रहा है। तो उसका पता कहां से लगता है, रेडियस रेशियो से लगता है। एक Na पॉजिटिव के चारों तरफ कितने Cl होने चाहिए, 6 Cl होने चाहिए। मतलब जो Na पॉजिटिव है वो कौन सी जगह में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जगह में जाएगा, और वो क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता तो इसका मतलब है जो Na पॉजिटिव है वो कौन सा वॉइड भरता, टेट्राहेड्रल वॉइड भरता। तो रेडियस रेशियो से हम बता सकते हैं कि कौन सा आयन कौन सा वॉइड भर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड भरे जा रहे हैं या ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरे जा रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोराइट और एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। फ्लोराइट और एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर उन क्रिस्टल्स में बनता है जिनका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कुछ इस तरह का, A2B टाइप। जो उनका फॉर्मूला है वो क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, A2B टाइप, वेयर A होता है आपका कैटाइन और B होता है आपका एनाइन। ओके, तो अगर फॉर्मूले से देखा जाए, इस बात को आपने ध्यान से समझना है, इस कंसेप्ट को आपने ध्यान से समझना है। देखा जाए एक यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं, एक यूनिट सेल में अगर मैं बात करूं तो जो B है उन फॉर्मूले से हमको पता लग रहा है वो कितने हैं, 1। मतलब अगर B एटम्स एक है तो उसके लिए A एटम्स कितने यूज हो रहे हैं, 2 यूज हो रहे हैं। मान लो जो अगर आपका B एटम है वो क्या कर रहा है, लैटाइस बना रहा है, वो क्या कर रहा है, लैटाइस बना रहा है। तो ये क्या बना दिया इसने, सिंपल क्यूबिक लैटाइस बना दिया। तो सिंपल क्यूबिक लैटाइस में कितने एटम्स होंगे टोटल, 1 एटम। तो अगर इस सिंपल क्यूबिक लैटाइस में देखा जाए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 1 ही होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 2 होंगे। तो फॉर्मूले से हमारे को पता लग रहा है अगर B एटम 1 है तो उसके लिए A एटम्स कितने यूज हो रहे हैं, 2 A एटम्स यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर फॉर्मूला क्या होता, AB, क्या होता AB, तो अगर B लैटाइस बनाता तो A कौन से वॉइड भरता, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरता। बट यहाँ पे क्या है, अगर B 1 है तो A कितने हैं, 2। मतलब अगर B क्या कर रहा है, ये लैटाइस बना रहा है, B क्या कर रहा है, लैटाइस बना रहा है, तो A एटम एक लैटाइस में कितने हैं, एक यूनिट सेल में कितने A एटम है, 2। तो 2 तभी एक यूनिट सेल में आ सकते हैं अगर वो कौन सा वॉइड भरेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड भरेंगे। तो फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर हम उनको बोलते हैं जिसमें जो आपका एनाइन है वो क्या करता है, लैटाइस बनाता है, वो क्या करता है, लैटाइस बनाता है, और जो कैटाइन है वो क्या करता है, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भरता है, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को वो क्या करता है, भरता है। तो ये हम फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हैं कि कौन से वॉइड आपके भरे जा रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये सिंपल बात थी। इस फॉर्मूले में अगर देखें B एटम कितने हैं, 1, और A एटम कितने हैं, 2। तो अगर आपका B क्या करता है, लैटाइस बनाता है, क्या बनाता है, लैटाइस। तो इसका मतलब है इस लैटाइस में 2 तरह के वॉइड होंगे, ऑक्टा और टेट्रा। ऑक्टा कितने होंगे, 1, और टेट्रा कितने होंगे, 2। अभी हमने फॉर्मूले से देखा। तो A एटम अगर मैं देखूं तो वो एक यूनिट सेल में कितने A एटम हैं, 2 A एटम है। तो 2 A एटम एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो नहीं भर सकते, तो इसका मतलब है वो क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड भर रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। वेयर एज दूसरा होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर।
फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होंगे, जिनका फॉर्मूला क्या होगा, AB2 टाइप, AB2 टाइप, जिसमें क्या होगा, जो आपके कैटाइन होंगे, जो आपके क्या होंगे, कैटाइन होंगे, वो क्या करेंगे, लैटाइस बनाएंगे, वो क्या करेंगे, लैटाइस बनाएंगे। और जो आपके एनाइन होंगे, जो आपके एनाइन होंगे, वो क्या करेंगे, सारे की सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भरेंगे, वो क्या करेंगे, सारे की सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसको बोला जाता है फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अच्छा, एक और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है बोर्ड में कि जो HCP है, HCP अगर मैं बोलूँ, अच्छा उसके एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, तो HCP के एक यूनिट सेल में 6 एटम होते हैं। HCP के एक यूनिट सेल में 6 एटम होते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, HCP में किसी भी एटम का या पार्टिकल का, वो कितना होता है, 12। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, HP बोर्ड में। ठीक है जी, तो इनको भी आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। तो डेंसिटी में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने डेंसिटी में फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर बोर्ड वालों का मन करेगा तो वो आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल दे सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल होगा जिसमें सारी वैल्यूज़ दे रखी होंगी। तो ये आपने फार्मूला देख लेना है, फार्मूला आपने पढ़ लेना है डेंसिटी निकालने का। तो ये होता है Z मल्टीप्लाई M अपॉन A का क्यूब मल्टीप्लाई N0, वेयर Z इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो उसमें लिखा होगा आपको FCC दिया होगा, अगर क्या दिया होगा, FCC, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम, 4, तो Z की वैल्यू 4। वेयर M दिया होता है आपका मोलार मास, M हो गया आपका मोलार मास। ठीक है जी, M हो गया, सॉरी मोलार मास नहीं, सॉरी M हो गया आपका एटॉमिक मास, M हो गया एटॉमिक मास। ठीक है जी, N0 हो गया एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू 6.22 10⁻23 होता है। और A क्यूब हो गया जो भी आपको क्रिस्टल दिया होगा उसकी एज लेंथ। तो इस तरह से